अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याज़ी। सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमतें सिर्फ फैसलों से नहीं बल्कि अपने रद्द-ए-अमल से पहचानी जाती हैं और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है कि रद्द-ए-अमल ताख़ीर का शिकार है। चाहे वो अंदरूनी सियासत हो, जेलों में कैद एक बड़े सियासी लीडर के हकूक़ हों या खित्ते में बढ़ती हुई जंगी कशीदगी, हर महाज पर सवालात जवाबों से ज़्यादा हो चुके हैं। बानी PTI इमरान खान की कैद को 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, मगर आज भी उनकी सेहत, मुलाकातों और जेल सहूलियात पर अभाम बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट की तशवीश और फ्रंट ऑफ द कोर्ट की तकर्री इस बात का सबूत है कि मामला महज सियासी नहीं रहा बल्कि हुकूमती इंतजाम का इम्तिहान बन चुका है। आज बैरिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात की गई और 3 घंटे ये मुलाकात जारी रही और उन्होंने इमरान खान की सेहत के हवाले से इत्मीनान का इजहार भी किया है। सवाल ये कि क्या हुकूमत खुद को इस इम्तिहान में सरखरू साबित कर पाई है? आज भी मंगल है, आज भी बहनें अडियाला जेल के बाहर खड़ी हैं, मगर सवाल वही है, आइन और जेल मैनुअल के होते हुए भी ये रुकावटें क्यों? अगर माजी में डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ की सेहत पर रोजाना ब्रीफिंग दे सकती हैं तो आज खामोशी क्यों? क्या ये खामोशी सियासी मजबूरी है या इंतजामी नाकामी? इसी पस मंजर में 8 फरवरी की शटर डाउन हड़ताल सामने आती है जिसे तहरीक इंसाफ कामयाब करार दे रही है, जबकि हुकूमत इसे बेअसर बता रही है। सवाल ये नहीं कि दुकानें कितनी बंद हुई, सवाल यह कि क्या ने अवामी गुस्से की शिद्दत को महसूस किया या नहीं। एक और अहम पेशरफ्त पार्लिमान के अंदर है। महमूद खान अचकजई का अपोजिशन लीडर बनना, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुमकिन मफाहमत और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, बैरिस्टर गौर के बयानात, इस्लामाबाद मार्च ना करने के इशारे, ये सब किसी पसे पर्दा डायलॉग की खबरें या महज सियासी थकन, ये सब आने वाले सियासी सेटअप की सिमत का तयन करेंगे। लेकिन इस सब में आज़ाद मगर अहम सेनेटर फैसल वाडवा के मुतशद्दिद बयानात सबको हैरान करने वाले हैं कि हजारों सियासतदानों को गोली मार दी जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। वहीं वो साथ ही 28वीं तरमीम के जल्द आने का भी ऐलान कर रहे हैं। खुद वफाकी हुकूमत एतराफ़ कर चुकी है कि नया NFC नागुज़ीर है, मगर सियासी इख्तलाफात ने इस अमल को आगे बढ़ने नहीं दिया। नए सूबों का नारा भी बारहा लगाया गया, मगर क्या ये नारा आईनी संजीदगी रखता है या सिर्फ वक्ती सियासी ज़रूरत है? इसी तनाजुर में 28वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, जो अगर वाकई ज़ेरे गौर है तो ये मामूली तरमीम नहीं बल्कि वफाक के पावर स्ट्रक्चर को बदलने वाला कदम हो सकता है। इस सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। ख्वाजा साहब, बानी PTI इमरान खान की मुलाकातों पर तवील अरसे से अमली पाबंदी है। हुकूमत अब तक कोई वाज़ेह और तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाई कि इन पाबंदियों का आईनी और कानूनी जवाब क्या है, क्योंकि जेल मैनुअल तो फैमिली मुलाकातों से किसी सूरत नहीं रोकता। आज भी मंगल है और हर मंगल बहनें मुलाकात के लिए अडियाला के बाहर होती हैं कि कब मुलाकात हो जाए। मुझे इस बारे में कथित तौर पे इल्म नहीं है कि उनका मुलाकात का क्या शेड्यूल है। मेरे इल्म में जो मुझे याद पड़ता है, आज से 1-2 हफ्ते पहले उनकी मुलाकात हुई है। उनकी एक हमशीरा से मुलाकात हुई है, कुछ और लोगों से भी मुलाकात हुई है। लेट्स सी, मे बी आइंदा आने वाले दिनों में जो है और लोगों को भी मुलाकात की इजाज़त मिल जाए, लेकिन मुझे इसमें कोई, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कोई डेफिनेट आपको जवाब दे सकूँ। PTI वालों को तो एक ही कंसर्न था ना कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक बर वक्त बताया नहीं जा रहा। हालांकि PTI दौर में अगर देखें तो यास्मीन राशिद साहिबा तकरीबन रोज़ नवाज शरीफ साहब को की सेहत के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, तो आज हुकूमत इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक खुद सामने आकर बर वक्त ब्रीफिंग क्यों नहीं देती रही? देखें, ये जो सेहत के मुतल्लिक उनका रिसेंटली जो आँख का उनका कोई मुआयना हुआ है, उस सिलसिले में वो उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत ठीक है। और वक्तन फ़क्तन जो है जेल के हुकाम भी और दूसरे लोग भी जो है इसके बारे में बात करते रहते हैं कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। और उनकी बहनों की भी जो है इस बात के ऊपर दे आर ऑन रिकॉर्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई सेहत की प्रॉब्लम नहीं है। सर, 8 फरवरी गुजरा है और तरीके इंसाफ की शटर डाउन हड़ताल थी, वो इसे कामयाब करार दे रहे हैं। क्या हुकूमत को इस शटर डाउन हड़ताल से कोई प्रेशर महसूस हुआ, कोई फ़र्क महसूस हुआ? देखें जी, ये तो हमेशा जो हड़ताल करते हैं वो कहते हैं हम कामयाब हैं, जिनके ख़िलाफ़ हड़ताल की जाती है वो कहते हैं नाकाम है। तो ये कंट्रोवर्सी चलती रही है। अब सवाल पूछ के क्या निकालेंगे इसमें से? महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर बन चुके हैं और उनसे आप और आपकी जमात के बड़े पुराने और अच्छे मरासम भी हैं। क्या मुमकिन है कि अब पार्लियामान में मफाहमत पर इत्तफाक हो और नया चीफ इलेक्शन
कमिश्नर जल्द आ जाए? देखिए ये मुझे इसकी भी लेटेस्ट कोई ख़बर नहीं है, लेकिन कल बहस हुई है टेररिज्म के ऊपर जो वाक़या हुआ है इस्लामाबाद में, अफसोसनाक। तो उस पर बात हुई है, तमाम पार्टियों ने तकारीर की हैं, तो हाउस के अंदर एक यकजहती पाई जाती थी। लेट्स होप महमूद खान चकदेई जो है बड़ा पुराने सियासी लीडर हैं, बड़ी उनकी एक कन्विक्शन है, उससे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन उनकी सियासत जो है, उसका स्टाइल जो है वो एक सुलहकुन स्टाइल है। मेरा अपना ख्याल है कि कोई ना कोई रास्ता जो है निकालने की कोशिश करेंगे महमूद खान साहब, जिससे कोई सियासी माहौल में तनाव जो है वो उसमें कमी वाक़ई हो। ख्वाजा साहब, आप एक सियासी वर्कर हैं, मगर सेनेट में आज़ाद एक सेनेटर फैसल वाडवा ने एक खतरनाक बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि जी 500 से 5000 सियासतदानों को गोली मार दी जाए तो पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। क्या ऐसे बयानात मुल्क में सियासी तशद्दुद को नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं? ऐसे बयानात पर डोंट यू थिंक कोई कार्रवाई होनी चाहिए? मैं एक सियासी वर्कर हूँ, सारी उम्र मेरी गुजर गई है, मैं ऐसे बयानात पे कमेंट देना जो है मुनासिब नहीं समझता। ख्वाजा साहब, कई अरसे से NFC और नए सूबों के मामलात को मौजूए बहस बनाया गया। वफाक ने भी खुलकर कहा कि NFC वाला मामला होना चाहिए। क्या पीपल्स पार्टी के इख्तलाफ की वजह से ये मामला पस से पुश्त चला गया? पीपल्स पार्टी नए सूबों या NFC पर क्या तैयार हो जाएगी अब? कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो भी NFC का अवार्ड आएगा वो डेफिनेटली तमाम जो फरीक हैं उनके कंसेंसस से ही आएगा। आखिर में ख्वाजा साहब, अगर अमेरिका इसराइल ईरान पर हमला करते हैं तो पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या होगा, और क्या हम इस तरह की किसी भी रीजनल जंग का हिस्सा बन सकते हैं या गैर जानिबदार ही रहेंगे? देखिए जी, हमारी हमदर्दियाँ जो हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं, 100% नहीं 200% हैं। इसी तरह ईरान हमारा भाई है, हमारा बरादर मुल्क है, हमारा हमसाया है, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। कोई भी जो अटैक उन पे होगा, उनकी सॉवरेनिटी पे, उनकी सालमियत पे, वो बिल्कुल जो है पाकिस्तान उसकी मजम्मत भी करेगा, और पाकिस्तान जो है जो भी उन हालात में कर सका वो अपने भाइयों के लिए वो करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू अपने सुनी। वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जो कौमें असूलों पर समझौता नहीं करती, वक्त उन्हें सरखरू करता है। पाकिस्तान ने भी यही किया। 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलने का फैसला किसी खौफ, किसी धमकी या किसी मजबूरी के तहत नहीं हुआ, बल्कि बांग्लादेश की बाकायदा दरख्वास्त, आलमी क्रिकेट के तसलसल और खेल के इज्तिमाई मफाद में किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PCB, ICC और BCB के मुज़ाकरात पर ब्रीफ किया, और फैसला वही हुआ जो एक खुददार रियासत का होना चाहिए था। पाकिस्तान ने इब्तिदा में वाज़ेह कर दिया था कि ये मामला सिर्फ एक मैच का नहीं, बल्कि इंसाफ, बराबरी और क्रिकेट की सालमियत का है। इसी वाज़ेह मौक़िफ़ के बायस ICC, BCCI और दीगर स्टेक होल्डर्स को पीछे हटना पड़ा और मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ा। याद रखिए, अगर पाकिस्तान कमज़ोर होता तो बांग्लादेश को मेज़बान इवेंट देने की यकीन दहानी ना होती। अगर पाकिस्तान दब जाता तो BCB पर किसी न किसी किस्म की पाबंदी ज़रूर लगती, और अगर पाकिस्तान तन्हा होता तो श्रीलंका, बांग्लादेश और दीगर ममालिक उसके शाना बशाना खड़े ना होते। मगर हुआ उसके बरक्स। ICC ने न सिर्फ बांग्लादेश को मुकम्मल एतमाद दिया, बल्कि 2028 से 2031 के दरमियान एक ICC इवेंट की मेज़बानी भी दी। ये सब पाकिस्तान के वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ का नतीजा है। आज BCCI के नायब सदर को ये कहना पड़ रहा है कि ICC ने पाकिस्तान को दोबारा मेज़ पर लाकर फैसला कुन किरदार अदा किया। ये जुमला खुद एक एतराफ़ है। एतराफ़ इस बात का कि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप अधूरा था। एतराफ़ इस बात का कि दबाव की इस सियासत को नाकाम बनाया गया, और एतराफ़ इस हकीकत का कि क्रिकेट की जीत पाकिस्तान के मौक़िफ़ से मशरूत थी। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ये जीत क्या क्रिकेट की दुनिया में भारतीय असर रसूख के खात्मे का पेश खैमा है? इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक क्रिकेटर, सीनियर तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। PJ मीर साहब, पाकिस्तान ने बिलाखिर भारत के खिलाफ मैच खेलने का फैसला कर लिया है। जिस तरह पाकिस्तान ने ICC और दीगर बोर्ड्स, खुसूसन भारत के मौक़िफ़ को ज़मीन बोस किया, आप इस सारे फैसले को किस तरह देखते हैं? देखिए जी, इसमें ना पाकिस्तान की जीत है, ना इंडिया की जीत है, ना किसी की जीत है। इसमें क्रिकेट की जीत है। बेसिकली क्रिकेट को हमने सेव किया है, और क्रेडिट गोज टू द प्राइम मिनिस्टर के एक बड़ा ऑब्जेक्टिव डिसीजन उन्होंने लिया
क्योंकि इसमें हम भी आइसोलेट हो सकते थे, बांग्लादेश भी आइसोलेट हो सकता था और इसके रिप्रिकॉशंस ज्यादा हो सकते थे। ये देखिए कि आपको किसी और बोर्ड ने कोई सपोर्ट नहीं किया। ये तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन प्रेसिडेंट के इंटरवेंशन से हमने आगे गए हैं। लेकिन हम ना अपना जो हमारा पॉइंट था, एक प्रिंसिपल जो स्टैंड था, वो हमने उसको लिया है और उस प्रिंसिपल स्टैंड पे हम खड़े थे। अब ये आए, इन्होंने हमें मनाया और एट द एंड ऑफ द डे हमने क्रिकेट की वजह से किया, ये नहीं कि किसी मुल्क की वजह से किया। क्या किया? क्योंकि याद रखना कि इसमें इतना पैसा है कि वी वुड हैव बीन टॉकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स जिसका लॉस हो सकता था अगर ये मैच इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ना होता। उसमें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे, उसमें आपके स्टैंड्स थे एंड दीगर और जो स्पॉन्सरशिप थी वो इसके अंदर सारी आप कह लो कि मुलवस थी। लेकिन यहाँ हमने इस चीज को ये नहीं देखना कि भाई हमने कहा या हमें किसी ने झुका दिया या हमने किसी को झुका दिया। मैं बार बार ये सारे इमोशनली चार्ज लोगों को यही कहता हूं, देखो क्रिकेट की जीत हुई है। हम तो हमेशा कहते थे कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से बाहर रखो, लेकिन हिंदुस्तान ने बदकिस्मती से ये बड़ा एक नेगेटिव रोल प्ले किया। आपने उनका बिहेवियर एशिया कप के अंदर देखा, आपने उनका बिहेवियर नो हैंडशेक्स, कप रिसीव ना करना, आई मीन दैट वाज डेरोगेटरी। उसके ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की। तो आई थिंक वो कहते हैं ना, ऑल दैट एंड्स वेल एंड आई थिंक पाकिस्तान हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब, वेरी वेल डन द चेयरमैन पीसीबी एंड ऑफ कोर्स द पेट्रन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। सर, बांग्लादेश को 2028 और 2031 के दरमियान आईसीसी इवेंट की मेजबानी मिली। क्या ये पाकिस्तान के लिए एक सफारती स्कोर नहीं, और इस अमल को मुस्तकबिल में आप क्रिकेट की दुनिया में कैसा देखते हैं? नहीं, हम ये कह सकते हैं बैठ के कि उनको ये कर दिया वो कर दिया। नेचुरली आईसीसी जो कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, नॉट द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उन्होंने बिल्कुल बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है। बांग्लादेश का देखो ना, हमारा इसके अंदर कुछ भी नहीं था। जब हमने कहा कि हम आपसे नहीं खेलेंगे, हालांकि पाकिस्तान ने इनिशिएट किया था, मोहसिन नकवी ने किया था कि हम एक हाइब्रिड निजाम के साथ हिंदुस्तान के साथ यूएई में खेलेंगे। हमारा तो कोई इसके इंडिया के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमने स्टैंड लिया बांग्लादेश के साथ क्योंकि वी फेल्ट कि बांग्लादेश के साथ एक ज्यादती हुई है। क्योंकि बांग्लादेश का एक जो जेन्युइन डिमांड था कि भाई उनको सिक्योरिटी रिस्क है बिकॉज ऑफ मुस्तफिजुर रहमान। अब क्वेश्चन इज, इंडिया ने इसको ऑनर क्यों नहीं किया? आप कर सकते थे, आप ये वेन्यू चेंज कर सकते थे। जो इतने मैचेस श्रीलंका में, एक उधर करके बांग्लादेश को आप उधर कर सकते थे। सो बेसिकली मैं यही कहूंगा कि जब कहना कि जी उसको दे दिया, कॉम्पनसेट कर दिया, कॉम्पनसेशन की बात नहीं है। वॉट एवर इज ड्यू। हमें किसी को कोई फेवर की न देनी है, ना बांग्लादेश को, ना पाकिस्तान को, ना हिंदुस्तान को। आपने हर एक इस बोर्ड को अगर चलाना है, आप इसको एक बड़ा जुडिशियसली चलाएं। अगर आप नहीं चलाएंगे, आपको पता है बातें शुरू हो गई थी कि यूएई, अमेरिका एंड अदर कंट्रीज वो एक अपना एक ब्लॉक बना लेते, फिर आप क्या करते हैं मुझे बताएं आप। पैसा तो इस रीजन में है, पैसा उधर तो है नहीं। अगर होता तो फिर वहां खेला करते ना। आप आईसीसी भी दुबई के अंदर लेके आ गए। तो बेसिकली मैं समझता हूँ एक सेंसिबिलिटी आई है। और बांग्लादेश को जो मुझे अच्छी चीज लगी है कि इसको आपने पीनलाइज नहीं किया, इसको वही जो इसको जो पार्टिसिपेशन फी है इसको मिलेगी, विच इज अ गुड थिंग फॉर बांग्लादेश। बिल्कुल, क्योंकि आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने यहाँ सिर्फ एक खुद नहीं बल्कि कमजोर फ्री के लिए भी आवाज उठाई है। इस अमल से क्या भारत की क्रिकेट में जिस तरह की हेजमनी कायम थी उसको कोई नुकसान पहुंचा है? देखिए शरिया, बात यह है कि मनी टॉक्स एंड काउज फ्लाई। बेसिकली इसमें पैसा बात कर रहा है। ये जो भी बात करेगा, हमने देखना है कि इसका इकोनॉमिक्स क्या है। और इकोनॉमिक्स यही है कि फॉर एग्जांपल इस मैच की भी अगर बात कर रहा होता तो आईसीसी को नुकसान होता। आपके जो अंडर डेवलप्ड क्रिकेटिंग नेशंस हैं, जिनको हम मिनोस कहते हैं, उनको इतना पैसा ना मिलता जो कि इन कंपैरिजन बाकियों को मिला। सो मैं समझता हूँ उनकी डेवलपमेंट के लिए इन द लार्जर इंटरेस्ट, आपने सही कहा, इसकी हेजमनी हिंदुस्तान की नहीं होनी चाहिए। आई मीन व्हाट डज इट मीन कि आईपीएल हो रहा है तो पूरी दुनिया को कंट्रोल करें? इट डजंट वर्क लाइक दैट। आप देखोगे, वो कहते हैं ना, हाउ लॉन्ग इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। आप कितना उसको स्ट्रेच कर सकते हो, इवेंचुअली द पीस ऑफ स्ट्रिंग ब्रेक्स। सो बेसिकली आप एक टर्निंग पॉइंट पे हो where the message is loud and clear, at least from Pakistan, कि वो प्रिंसिपल स्टैंड हर एक के लिए लेगा।
हम तो अगर आप हिंदुस्तान के साथ ज्यादती करेंगे, हम उनके लिए भी खड़े होंगे। हमें चाहिए फेयरनेस, फेयर प्ले एंड कीप पॉलिटिक्स आउट ऑफ क्रिकेट। दैट्स द वे फॉरवर्ड। सो अगर हम सर ये कहें कि इस बार वाकई आईसीसी ने भारत की बजाय खेल को तरजीह दी जो उसका असल काम था, राइट? यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इसीलिए तो देखे ना, एक प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, श्रीलंकन प्रेसिडेंट कम्स अलोंग एंड स्पीक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर, व्हिच इज अ वेरी वेरी आई थिंक अ पॉजिटिव वे। और उन्होंने आई थिंक रीजनिंग की होगी, प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना एक जवाब दिया होगा, एंड दे वुड हैव कम टू द मिडल ऑफ द रोड, कि जिसके अंदर एक पॉजिटिव डिसीजन आया। जो मैंने पहले कहा है, हमें ग्लोट नहीं करना कि हम जीत गए या कोई और जीत गया। इसमें क्रिकेट की जीत हुई है, बात क्रिकेट की है। इट्स नॉट कंट्रीज, कंट्रीज डोंट मैटर इन दिस। दिस इज द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप का मकसद क्या है? टू ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर। और उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली, and I'll say unfortunately, India has not played the right steps. और आज देखो, होपफुली कि अब वो स्पोर्ट्स की जो स्पिरिट है वो भी उठा रहा है। रिवाइव हुई होगी। सर, बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला का पाकिस्तान को वापस मेज पर लाने पर शुक्रिया कहना, क्या ये भारत की एक खामोश शिकस्त नहीं? क्या आईसीसी के लिए ये लम्हा वाकई कोई एक वेकअप कॉल समझा जाए? देखिए जी, ये जब राजीव की बात करते हैं, ये पाकिस्तान आए हुए थे, तो उन्होंने बड़ा हमेशा एक, मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव स्टांस रखा है। शशि थरूर ने बड़ा अच्छा बोला कि इंडिया को पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आना चाहिए, क्रिकेट को नहीं लेके आना चाहिए। तो हिंदुस्तान में अच्छे लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं, लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली लोग जो है वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल हॉस्टेज हैं टू बीजेपी। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपने देखा कि इन लड़कों ने जो हाथ नहीं मिलाया, ये बीजेपी की इंस्ट्रक्शंस के साथ, वरना कभी भी नहीं होता कि आप हाथ ना मिलाए मैच के बाद। और मुझे तो अफसोस हुआ था कपिल देव के ऊपर। हालांकि कपिल देव एक सेंसिबल आदमी है, जब वो कहता है कि नहीं जी ये ऑप्शन होता है। ओ यार, तुमने इतनी क्रिकेट खेली है, मैंने तुम्हारे साथ इतनी खेली है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टू कम आउट विद सच अ स्टूपिड स्टेटमेंट, आई थॉट दैट वाज रादर चाइल्डिश। ये इस तरह की नहीं करनी चाहिए। आपको एक सेंसिबिलिटी और क्रिकेट को बिल्कुल बालातर रखना चाहिए सियासत के साथ। तो बेसिकली आपने देखना है कि हिंदुस्तान के जो लड़के हैं वो मजबूर हैं, हिंदुस्तान के कई सियासतदान जो हैं वो भी मजबूर हैं, बिकॉज इनको एक गैंगस्टर लीड कर रहा है, एक मर्डरर लीड कर रहा है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी द बुचर ऑफ गुजरात है। तो अगर उसका माइंड आप चेंज नहीं कर सकते हैं, सो बी इट, लेकिन हिंदुस्तान को टाइम से पता चल जाएगा कि उनके लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। सर, आप क्या समझते हैं, ऐसी क्या रीजंस थी कि भारत, आईसीसी समेत तमाम बोर्ड्स पाकिस्तान को मनाने में लगे हुए थे? क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप की असल रूह ही खत्म हो जाती है? देखिए जी, खेले ना खेले डजंट मैटर। द क्वेश्चन इज, अब इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता, आप देखें कि कितना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, हमें भी हो रहा है, उनको भी हो रहा है। तो ये बात आती है फाइनेंसिस की। ये अगर ना खेलता पाकिस्तान, तो आप यू वर टॉकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉसेस। और यही मैं जो पहले मैंने कहा है, ये जो लॉसेस हैं, ये फिर आप किस तरह डिवाइड करेंगे बिटवीन दी अदर मिनो कंट्रीज? क्योंकि सारा जब किटी में जाता है पैसा, तो ये मिलजुल के और एक डिवाइड होता है। तो अगर आपका मेन किटी इतनी वीक है, तो अब आप खुद सोचें कि क्रिकेट को कितना नुकसान होगा। सो बेसिकली उन्होंने मनाया पड़ा। और एंड आई एम श्योर कि कितनी एडवर्टाइजिंग इंडिया से आती है, इंडियन एडवर्टाइजर्स ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे बहुत जोर डाला। लेकिन मुझे एक अफसोस जो होता है कि देखो, श्रीलंकन प्रेसिडेंट बोल गया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर बोल देता तो उसको कोई तकलीफ होनी थी? या जय शाह आ जाता, खुद आ जाता, क्या उसको कोई तकलीफ होनी थी? इनमें ईगोज हैं। आपने देखा नहीं, आज सारा इंडियन मीडिया क्या लगा हुआ है, वो पाकिस्तान को गिराने भी लगा हुआ है वो। सो बेसिकली इन लोगों में इडियट, ये मैं क्या इनको अगर आप कुछ बुरा भला भी को, मैं समझता हूँ बुरा भला फिर भी अच्छा है, rather than use those words for these kind of people. But they're hostage. Unfortunately, they're hostage to their own government, and you can do nothing about it. पीजे मीर साहब, इस तमाम तर मामले से ये तो वाजे हो गया कि क्रिकेट में खेल से ज्यादा स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर्स का पैसा अहम है, जिसको बचाने के लिए आईसीसी तक घुटनों पर आ गया। इस तमाम मामले में अगर पाकिस्तान तकाजा करे, तो क्या पाकिस्तान की भी सालाना आमदन बढ़ सकती है? जी जी बिल्कुल, हमें भी नेचुरली, जैसा मैंने कहा, किटी तो बहुत बढ़ जाती है इंडिया पाकिस्तान गेम्स के साथ। मेन गेम्स ही यही है यहाँ। मुझे बता दें, सबसे बड़ा क्राउड किधर होता है?
ये इन्हीं गेम्स पे होता है, इंडिया पाकिस्तान गेम्स पे होता है। आप देखें यूएई में जब अब हाइब्रिड मतलब पाकिस्तान की तरफ से डिमांड आनी चाहिए कि सालाना आमदन बढ़ाई जाए। आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, देखो अभी एक मीटिंग आई 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 एक्सपेक्ट कि एक मीटिंग होगी वर्ल्ड कप के बाद, 9, 10 या 12 मार्च या अप्रैल में इनकी एक मीटिंग जरूर होगी, जिसके अंदर डिसाइड किया जाएगा आप कब तक इस निजाम के साथ चलते रहोगे। देखो, जब हम हाइब्रिड निजाम हिंदुस्तान के साथ उधर यूएई में खेलते हैं, बाकी टीमें ट्रेवल करती हैं, जो इंडिया है वो एक ही जगह बैठी रहती है। हम सब ट्रेवल कर रहे हैं, ये बैठे हुए हैं, इनके लिए एक होम गेम हो गई हुई है। इज दैट फेयर? नो, दैट इज नॉट फेयर एट ऑल। तो उस लिहाज से आई थिंक अ डिसीजन हैज टू बी टेकन। इंडिया को हमने इतनी दफा गारंटी दी है कि भाई आपको किस चीज का डर है। इंग्लैंड आता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, हर मुल्क आता है। और आपको पता है जो अटैक हुआ था 12 को, फरवरी को, 12 ईयर्स को, वो श्रीलंकन टीम के ऊपर हुआ था। लेकिन वो भी आते हैं। हमें सबको पता है किसने करवाया ये। हमें सबको पता है कि पाकिस्तान को आइसोलेशन में किसने रखा है। तो अब एक फैसला होना होगा कि पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि भाई या तो हम परमानेंटली इनके साथ एक सही रास्ते पर चलें, या गुड नाइट एंड गुड बाय, हम इससे बाहर हो। वी हैव टू डिसाइड दैट, बिकॉज इनफ इज इनफ। तो मतलब सर हम ये कह सकते हैं सेफली के पाकिस्तान की जो शराइत थी वो तमाम मानी गई, जिन पॉइंट्स पे हमारा स्टांस था। देखिए जी, हमारी 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 क्या शराइत हो सकती है? हमारी तो कोई शराइत नहीं है। हमने तो बांग्लादेश को सपोर्ट किया है, और बांग्लादेश के मुतालिक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये तो अब डिटेल्स बताएंगे हमें कि क्या पाकिस्तान ने प्रपोज किया और क्या आईसीसी ने उसको एक्सेप्ट किया। जो 2-3 चीजें पता चली हैं, उनको उनका उनका जो पार्टिसिपेशन फी है वो उनको मिल जाएगी, उनको पेनलाइज नहीं किया जाएगा, उनको कुछ टूर्नामेंट्स भी और दे दिए जाएंगे। These kind of compensations. Apart from that, हमारी तो एक ही डिमांड है, इंडिया come and play in Pakistan and we will come and play in India. That is our demand. आप मुझे बता दो क्या करें। मैंने तो अपने शो के अंदर भी कल कहा था कि मैं और मेरे साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हम गारंटी करते हैं कि इनके रफाइल भी नहीं हम गिराएंगे, तो लेकिन प्लीज आके हमारे साथ खेलेंगे। बिल्कुल सही। सर अब मैदान की बात करते हैं। क्या मौजूदा पाकिस्तानी टीम में वाकई कोई इतनी सख्त है कि वो भारत को हरा सके? किस तरह देख रहे हैं आप? हमारी अच्छी टीम है। हर टीम में आप कह लो कि हार जीत लगी रहती है। हमारे पास कोई फ्रेंचाइज नहीं है कि पाकिस्तान के फ्रेंचाइज है कि हर मैच जीतेगा, हर मैच हारेगा। वो जीतता भी है, हारता भी है, बाकी टीमें भी यही करती हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि अगर हम जीते एक कन्विंसिंग जीते, अगर हारे तो कन्विंसिंग तरीके से हारे। पाकिस्तान के अंदर पूरा, मैं समझता हूँ लड़कों के अंदर ये जो है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है। वी गॉट वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। फख्र जमान है, बाबर है, नवाज है, साइम है, जो कि खुद एक, लेकिन फख्र जमान को पहले मैचेस में खिलाया नहीं गया, तो आपको लगता है अब शामिल किए जाएंगे इसमें आज के मैच में उनको? आई होप ही डज, आई सर्टेनली होप ही डज। आज के मैच में इसको बिल्कुल खिलाना चाहिए अगेंस्ट यूएसए। लेट्स होप व्हाट ही डज, बिकॉज़ ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। वो तो गेम चेंजर है। पहले आपके जो पावर प्ले के अंदर वो तो गेम चेंज कर सकता है आपका। ही इज अ हिटर। और उसके साथ आई वुड सेंड बाबर आजम टू गो एंड ओपन विद हिम, एंड आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, अटैक एंड डिफेंस, अटैक एंड डिफेंस। तो बाबर आजम पर डेफिनेटली सबकी नजरें होंगी। क्या वो इस बड़े स्टेज पर लीडर की तरह परफॉर्म करने के लिए आपको तैयार नजर आते हैं? ही इज रेडी। वो एक मेरी नजर में उस बेचारे का एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, वो लैक करेगा, क्योंकि उसने काफी देर हो गई है, कोई लंबे स्कोर्स नहीं किए, कंसिस्टेंसी उसने नहीं दिखाई। लेकिन उस लड़के के अंदर एक टैलेंट है जो हमने देखा हुआ है। देखो ना, ही इज ट्राइड एंड टेस्टेड, लेकिन बैड पैच आ जाता है हर एक के अंदर। तो उस बैड पैच को अगर मैं सिलेक्टर हूं तो आई थिंक आई विल बी सपोर्टिंग हिम कि उस लड़के को नीचे नहीं जाना चाहिए। उस लड़के के पास हर चीज है, उसने एबिलिटी दिखा दी है, स्किल भी दिखा दी है, टेम्परामेंट भी दिखा दिया है। बस एक वो बैड पैच होता है कि बड़ा स्कोर नहीं हुआ, बस उस शेल से इसको बाहर निकालो। ये इससे अच्छा आपको प्लेयर नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ओवरऑल सर अगर हम टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, बीट पाकिस्तान का बैटिंग बॉलिंग बैलेंस, आपको वो किस तरह लग रहा है? कॉम्बिनेशन दुरुस्त है? देखें, कभी भी कोई कॉम्बिनेशन दुरुस्त नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन जो भी आप बनाते हैं, जो चल गया चल गया, जरूरी नहीं होता। अगर
आप एक पे बैंक कर रहे हैं, हाँ जी ये लड़का करेगा, वो नहीं करता, फिर आप क्या करेंगे मुझे बता दें। अगर एक बॉलर है शाहिन अफरीदी, वो आपको 1-2 विकेट्स पहले 2-3 ओवरों में नहीं लेके देता, फिर आप क्या करेंगे। आप हमेशा इस T20 के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहते हैं। यू कीप ऑन शफलिंग द स्ट्रैटेजी बिकॉज इट्स ओनली अ 20 ओवर गेम, इट्स नॉट अ 60 ओवर और 50 ओवर वन डे। सो इसके अंदर ये क्लिक होने की बात होती है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक। साबिक क्रिकेटर सीनियर तज्ज़ियाकार पीजे मीर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि नेपरा के उन नए नेट बिलिंग कवानीन की जिन्होंने आम सोलर सार्फिन के लिए खेल के असूल बदल दिए हैं। 2015 के नेट मीटरिंग कवानीन के तहत शहरी अपनी इजाफी बिजली नेशनल ग्रिड को देकर तकरीबन इसी रेट पर एडजस्ट करा लेते थे जिस रेट पर वो खरीदते थे। यूं इनका बिल नुमाया तौर पर कम हो जाता था। लेकिन अब नया निज़ाम नेट बिलिंग ले आया गया है, जहां बिजली खरीदने और बेचने के नर्ख अलग अलग होंगे। इसका सीधा मतलब क्या है? सादा अल्फाज में, अगर आप सोलर लगाकर इजाफी बिल ग्रिड को देते थे तो हुकूमत आपसे सस्ती खरीदेगी, लेकिन जब आपको ग्रिड से बिजली चाहिए होगी तो वही बिजली महंगे रेट पर आपको बेचेगी। यानी फायदा कम, खर्च ज्यादा। जो लोग लाखों रुपए लगाकर सोलर सिस्टम लगाते हैं उनकी रिकवरी मुद्दत बढ़ जाएगी। पहले अगर 3 से 4 साल में सरमाया वापस आ जाता था तो अब शायद 6 से 8 साल लग जाएं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इससे पावर सेक्टर का माली बोझ कम होगा और क्रॉस सब्सिडी का मसला भी हल होगा। लेकिन सवाल यह कि क्या इसका बोझ आम शहरी, आम सारिफ पर नहीं डाला जा रहा? क्या ये फैसला दरअसल बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि अब डिस्कोस को 2 अलग मीटर लगाने, अलग हिसाब रखने और 80% ट्रांसफार्मर की हद मुकर्रर करने का इख्तियार दे दिया गया है, जिससे कनेक्शन लेना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? ज्यादा कागजी कार्रवाई, लोड फ्लो स्टडी जैसे इजाफी अखराजात और बिजली के बिल में मुतवक्किल बचत में कमी। यूं जो सोलर तवानाई के लिए रिलीफ बनी थी वो अब एक महदूद फायदे का जरिया बन सकती है। क्या ये सब अवामी रिलीफ वापस लेने की कोशिश है? इस सब पर बात करते हैं और सब समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सोलर एसोसिएशन वकास मूसा साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। वकास साहब, नेट मीटरिंग यानी यूनिट के बदले यूनिट, अमलन तौर पर इसको खत्म कर दिया गया है और नया निज़ाम नेट बिलिंग नाफिज कर दिया गया है। ये नेट बिलिंग लाने से जरा आप बताइए सादा अल्फाज में कि खत्म करने से, नेट बिलिंग लाने से आम सारिफ के बिजली के बिल पर बराह रास्त क्या असर पड़ेगा? क्या बिल बढ़ेगा या सिर्फ बचत कम होगी? जी बिल्कुल। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर हम देखते हैं ना, जो फर्क आ रहा है वो नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग में यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट होती थी और वो खत्म करके अब इसको नेट बिलिंग पे ले आए, जिसमें यूनिट के पैसे मिलेंगे और वो कम मिलेंगे, तो सारिफ का तकरीबन 12,000 रुपए का नुकसान हो रहा होगा। ये मेन फर्क है जो कि इन पॉलिसीज की वजह से आएगा। तो जो आपका एक आम सारिफ है जो सोलर लगा के बैठा हुआ है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न उसको लेट मिलेगा। यानी जो इन्वेस्टमेंट 3 साल में या 2.5 साल में पूरी हो जानी थी, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया था, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है अब 4 साल या 5 साल में उसका जो रिकवरी आएगी, क्योंकि उसको जो मंथली बिलिंग है वो कम, मंथली सेविंग है वो कम हो जाएगी। बेसिकली जो इन पॉलिसीज का जो मेन मकसद है, जो नेपरा की तरफ से लाई गई हैं उनका, या पावर सेक्टर की तरफ से लाई गई है, उनका मेन मकसद ये है कि जो बिजली की कंपनीज हैं, डिस्कोज हैं, लेस्को, आईएसको, गैपको, मेपको, इनके पास जो कमी हो रही थी, शॉर्टफॉल हो रही थी बिलिंग में, वो पूरा करने के लिए उन्होंने सोचा है कि एक आसान तरीका यह है कि हम सोलर सारिफ को जो फायदा दे रहे थे वो फायदा देना बंद कर दें और उसको हम डायरेक्ट जो है उससे पैसे बनाना शुरू कर दें। एक चीज उसको 3,000 की दे के या 3,000 की उससे लेके हम आगे जो है 15,000 की बेच दें, इस एग्जाम्पल के जिस तरह से था। तो इसी तरह से आप और भी देख सकते हैं कितने सारे हजारों सार्फिन के साथ ये होगा। यानी पहले अगर हम 1 यूनिट के बदले 1 यूनिट लेते थे तो अब हम यूं कह लें 5 यूनिट्स के बदले में 1 यूनिट हमें मिलेगा। यानी हम सस्ता बेचेंगे और महंगा खरीदेंगे। अब चूंकि खरीदो फरोख्त के रेट्स अलग हैं, तो औसतन घराने का जो माहाना फर्क ये कितने रुपए तक आ सकता है? जैसे आप एक अगर आम घर देखिए ना पाकिस्तान में, 10 मरले का, 250 गज का, जिसमें 5 से 6 अफराद होते हैं, तो उसका एक एवरेज बिल जो है लेट से 60,000 रुपये महीने का आता था। पूरे साल की एवरेज अगर ले लेते थे और उन्होंने सोलर लगा के उस बिल को कम कर लिया था और वो 20,000 रह गया था या 15,000 रह गया था। तो ये आजकल का जो सिस्टम है उसके अंदर था। अब जो ये नया सिस्टम आया है उसमें इस वाले घर को सोलर लगाने के बावजूद फिर से तकरीबन 30-40 हज़ार का बिल आना शुरू हो जाएगा। तो यानी उस कस्टमर की, जो ये एक छोटे से मुतवसत घराने का कस्टमर है, उसके पास जो है आपका 20 से 25,000 रुपये, 30,000 रुपये महीने का जो है ना उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। जो उसका बिल में जो सेविंग होनी थी वो नहीं होगी और वो उसको इतने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे।
और इसी तरह से आप छोटे बड़े घर, इंडस्ट्रीज वगैरह के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को। तो जो लोग पहले ही लाखों रुपए लगाकर सोलर सिस्टम लगा चुके हैं, आपने अभी यही कहा कि अब उनकी रिकवरी मुदत भी बढ़ जाएगी, पहले और अब में कितना फर्क आ सकता है? आप समझ लें कि जो पहले यानी आज से पिछले हफ्ते जब तक पुराने सिस्टम लागू था, या जो जो पॉलिसी थी वो लागू थी, तो उस हम्म। वक्त एक ऑन ग्रिड सिस्टम में 2.5 साल से 3 साल में पैसे रिकवर होते थे। अब जो है ये मुद्दत कम से कम डबल हो जाएगी, और हो सकता है इससे भी बढ़ जाए। निस्तम तकरीबन 4.5, 5, 5.5, 6 साल तक जो है ना वो जाएगी पैसे रिकवर करने का टाइम एक आम सारिफ के लिए। तो हुकूमत तो कहती है कि इससे पावर सेक्टर का माली बोझ कम होगा, क्या ये बोझ दरअसल आम सोलर सारिफ पर मुंतकिल किया जा रहा है? और अगर हुकूमत का जवाब तस्लीम भी किया जाए तो इससे हुकूमत का कितना बोझ कम हो सकता है? असल में देखिए, हमारी जो हुकूमत है ना वो हर चीज करती है लास्ट मिनट पे, जब पानी सर से गुजर जाता है, और लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। और अभी फिर उन्होंने यही किया है। देखिए इस ये जो जो अमल करेंगे, जो ये हम्म। पॉलिसी चेंज की है, उस पॉलिसी से डेफिनेटली 6 महीने साल तो फायदा होगा। क्योंकि जो शख्स नेट मीटरिंग कर रहा था या सोलर लगा के बैठा हुआ था, उसका जो है बिल आना शुरू हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। या उसको आप अगर इस तरह से देखते हैं कि जो लगाने वाला था वो नहीं लगाएगा, तो उससे कुछ ना कुछ फायदा होगा। लेकिन हमें ये चीज याद रखनी है कि जमाना चेंज हो रहा है। देखें, मोबाइल फोन जिस तरह आए थे, पहले टेलीफोन होता था, फिर मोबाइल फोन हो गया, फिर इंटरनेट फोन हो गया। हम्म। इसी तरह सोलर की इस इंडस्ट्री में बैटरी एक चीज आ रही है जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसकी टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है, वो सस्ती हो रही है। तो लिथियम अब बैटरी। जो लोग पहले सोच रहे थे कि वो सोलर सिस्टम लगा के ग्रिड के साथ कनेक्ट करेंगे, उसमें से काफी सारे लोग अब ये करेंगे कि वो कुछ बैटरीज लगा लेंगे। अब बैटरीज की इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, तो शुरू में थोड़ी कम बैटरीज लगाएंगे। वो शाम के टाइम पे अपने आप को बैटरी से चलाना शुरू कर देंगे। फिर इसके बाद वो थोड़ी बैटरी बढ़ाएंगे, तो वो रात को भी बैटरी पे चलना शुरू हो जाएंगे। तो ओवर यानी आप समझ लें 2 से 3 साल के अरसे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ये जो ग्रिड है इसके ऊपर से हटा देंगे। तो ग्रिड ने या जो नेपरा ने जो यानी जो पावर सेक्टर ने अपने पैरों पे जो कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो इस चीज को ज्यादा आसान कर रहे हैं कि लोग बैटरीज की तरफ जाएं। तो उससे आज तो शायद उनको थोड़ा सा रेवेन्यू मिल जाए, लेकिन विद इन हम्म। मेरा ख्याल है कि 2 से 3 साल में ये उसी तरह है जिस तरह हमने सीएनजी लगाना शुरू की, और इतनी लगाई कि प्राडो में भी सीएनजी लग गई थी, और उसके बाद हमारे पास सीएनजी खत्म हो गई, तो क्योंकि फिर हमने पॉलिसी जब को ये सोच सारा समझ के कुछ नहीं हो बनाया जाएगा, था, सब आगे का नहीं लिथियम देखा बैटरी की था। तरफ शिफ्ट हो जाएंगे स्टोरेज के लिए, तो फिर कैपेसिटी चार्जेस कहाँ बिल्कुल से वो पूरे करेंगे? फिर एक मसला खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज है, और यही चीज हम उनको समझा समझा के थक गए हैं कि भाई कैपेसिटी चार्जेस पे तुम अभी रो रहे हो, लेकिन जब तुम्हारा कस्टमर पूरी अभी तो फिर भी रात को आपसे ले लेता है, हम्म। यानी लेस्को से या डिस्को से रात के टाइम पे तो ले लेता है। जब वो 24 घंटे आपके सिस्टम से बाहर हो जाएगा, तो फिर उस टाइम पे आप कैसे उसको जो है उस टाइम पे उसको कैसे आप कन्विंस करेंगे कि अब तुम अपनी बैटरी छोड़ दो और हमारे पास वापस आ जाओ? वो कहेगा भाई अब हम्म। तो मैंने बैटरी लगा ली है, मैं क्यों वापस आऊंगा? और जब वो होगा, तो वो जो कैपेसिटी चार्जेस जो आपने उसको दिए हुए हैं, वो फिर आप किस तरह रिकवर करेंगे, या आपने जो एक नेटवर्क बिछाया हुआ है वो किस तरह करेंगे? तो ये एक ऐसी चीज है जो कि मेरा ख्याल है कि अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचें और बिल्कुल शॉर्ट टर्म प्रेशर के ऊपर ना सोचें, तो आप बेहतर डिसीजंस कर सकते हैं। मतलब और आपको मैं ये लग रहा नहीं है कि कह रहा कि आइंदा जो आने मसले वाले मसाइल कुछ हैं। कुछ अरसे में फिर हुकूमत को इस पे बैठ के फिर सोचना पड़ेगा, अपनी इस पॉलिसी को अब नए सिरे से दोबारा करना पड़ेगा, ये जो फैसला उन्होंने किया है? जी बिल्कुल, ये इसी तरह से है, क्योंकि हम पिछले साल से गवर्नमेंट को ही फीडबैक देते रहे हैं। जब ये पॉलिसी पहले भी लेके आए थे, इसका ड्राफ्ट लेके आए थे, फीडबैक मांगा था, ऑल्दो उन्होंने हमारा फीडबैक सुना नहीं है। 2-3 दफा हमने फीडबैक दिया है, लेकिन इस फीडबैक पे अमल नहीं किया गया है। लेकिन हमने ये फीडबैक दिया है कि आप ग्लोबल एक्सपर्ट से बात करें, पाकिस्तान में बैठे एक्सपर्ट से बात करें, यूनिवर्सिटी में जो बैठे हुए हैं, जो पावर सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, प्राइवेट हैं, जो कि मुख्तलिफ एनजीओज में काम करते हैं। बहुत बहुत सारे माशाल्लाह पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं, जिनसे आप अगर डिस्कस करें तो वो आपको बेहतर सोल्यूशन बताएंगे वर्सेस जो सोल्यूशन आप प्रपोज कर रहे हैं। आपने जो सोल्यूशन प्रपोज किया है कि हम 1 यूनिट के बदले 5 यूनिट दे दें, इससे लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। इससे बेहतर ये होगा कि आप कुछ थोड़ा, ठीक है, आप यूनिट का रेट थोड़ा कम कर लें। इसमें हम ये नहीं कहते कि वही रेट रहना चाहिए जो रहेगा। हम्म। आप 5 यूनिट के बदले 4 यूनिट कर लें, जो कि एक रीजनेबल, एक फेयर लगता है कि ये एक फेयर किस्म का वो है कि चलो दिन के टाइम पे मुझसे 5 यूनिट ले लो, और शाम को उसके बदले मैं 4 यूनिट आपसे ले लूंगा, या रात को उसके बदले 4 यूनिट ले लूंगा। उसमें भी डिस्को को तो 1 यूनिट का फायदा हो रहा है। तो इसको इस तरह से करना बेहतर रहेगा, या कुछ सर्टेन परसेंटेज फिक्स चार्ज लगा के उसको कुछ देखा जा सकता है। लेकिन ज्यादा जो फोकस है ना, जिस चीज की जरूरत है, वो ये है कि ऐसे सॉल्यूशंस पे देखा जाए जो कि पावर सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट लॉन्ग करेंगे। टर्म मैं हो। आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी भी आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से 30-40 मिनट के फासले पे निकलेंगे, तो आपको ऐसे एरियाज मिलेंगे जहाँ 13-14 घंटे की लोड शेडिंग आज भी हो रही है। क्यों लोड शेडिंग हो रही है? उनको आप पावर सप्लाई करें। अब मसला ये है कि उधर पावर सप्लाई करते हैं तो वहां पे जो है वो कलेक्शन नहीं होती। तो ये जो कलेक्शन ना होने का मसला है, इसको सॉल्व करना कई गुना बेहतर है, कई गुना इफेक्टिव है, वर्सेस कि ये सोलर के सारिफ के ऊपर आप
आपने जो है ना वो पत्थर गिरा दिया या आपने उसको जो है ना कुर्बान कर दिया। जिस तरह एफबीआर करता है कि जब टैक्स नहीं कलेक्ट हो रहा होता तो जो बेचारा पहले से टैक्स दे रहा होता है उससे और टैक्स ले उस लेते पे हैं। बढ़ा दिया जाता तो है। इस तरह से तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता, इस तरह से तो बिल्कुल इसी तरह से तो पावर सेक्टर में भी इसी तरह मायोपिक या शॉर्ट टर्म थिंकिंग हो रही है, और इसको हमें जरूरत है कि इसको हम बेहतर करें ताकि हम अच्छा लॉन्ग टर्म वकास में अपने मसले मसाइल हल कर साहब, सकें। 80% ट्रांसफार्मर गुंजाइश की शर्त क्या है? क्या इस बुनियाद पर कई इलाकों में नए सोलर कनेक्शंस रोके जा सकते हैं? जी बेसिकली 80% ट्रांसफार्मर की जो गुंजाइश की कनेक्शन वो है ना, वो वैसे तो टेक्निकली एक वैलिड कंसर्न है, लेकिन इसका हल ये नहीं है कि वहां पे आप कनेक्शन रोक दें, उसका हल ये है कि वहां पे आप ट्रांसफार्मर बढ़ाएं। हम्म। और अगेन देखिए यही यही चीज है ना कि एक नेगेटिव तरीके से मैं अभी किसी और से भी बात कर रहा था कि भाई एक तरीका होता है कि जब कोई बंदा ऊपर चढ़ने लगे तो उसके नीचे से कुर्सी खींच लो या उसके नीचे से सीढ़ी खींच लो, और दूसरा तरीका ये होता है कि जब ऊपर चढ़ने लगे तो छत ऊपर कर दो ताकि वो और ऊपर आराम से जा सके। तो हमारे यहाँ बस ये कुर्सी खींचने वाला जो सिस्टम है ना, देखें 80% से जब ऊपर जाता है ना एक ट्रांसफार्मर लोड होता है नेट मीटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली उस पर एक इम्पैक्ट आता है, लेकिन उसका जो आसान हल है और जो लॉजिकल हल है वो ये कि ट्रांसफार्मर बढ़ाया जाए। बेशक उसका कोई कॉस्टिंग का कोई मैकेनिज्म निकाला जाए कि सोलर के जो कनेक्शंस हैं उसमें से सर्टेन फिक्स्ड फीस रखी जाए। भाई जैसे फॉर एग्जांपल आज सबको पता है कि जब सोलर के कनेक्शंस नेट मीटरिंग के लगते हैं तो उस पर रिश्वत दी जाती है। हम्म। क्यों रिश्वत दी जाती है? रिश्वत ना दी जाए अगर आप उसको ऊपर ऑनलाइन कर दें अपने सिस्टम को, और वो जो पैसे रिश्वत की मद में जाते हैं उसमें से चंद पैसे, उसमें से 20% या 30% भी आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस के तौर पे अलग कर लें और लोगों को गारंटीड हो कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाएंगे, तो हम्म। उससे डेफिनेटली ट्रांसफार्मर्स भी अपग्रेड हो सकते हैं, और ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड होंगे तो वो जो मसला है आपका 80% का वो अपने आप को खुद ब खुद सॉल्व कर देगा। और ये जो तो 250 सॉल्यूशंस सोल्यूशन, राइट, बहुत मेहनत थोड़ी करनी। और ये जो 250 किलोवाट से ऊपर लोड फ्लो स्टडी लाजमी है, आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इससे इजाफी अखराजात बढ़ेंगे? नहीं, ये असल में देखिए 250 किलोवाट से ऊपर का जो है ना ये तो इंडस्ट्री को अप्लाई करेगा, क्योंकि इतना बड़ा अच्छा। कनेक्शन घरों का तो नहीं होता, तो वो तो अभी इस वक्त जो रूल है ना उसके हिसाब से 500 किलोवाट से ऊपर लोड फ्लो स्टडी की जरूरत होती है। वकास साहब, इसमें एक और बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, सहमाई अदायगी का निज़ाम मुतारिफ हुआ है। क्या इसका मतलब यह है कि सारिफ को फौरी फायदा नहीं मिलेगा बल्कि पैसे ताखीर से मिलेंगे? जी इसमें कुछ हद तक इम्प्लीकेशन आएगा इसका डिले का, लेकिन क्योंकि अब रेट इतना कम कर दिया है ना तो मोस्ट लाइकली यानी ज्यादातर चांसेस तो यही है कि वो सारिफ को पैसे वैसे भी उसके बिल में ही एडजस्ट हो जाएंगे, यानी ऐसा नहीं होगा कि उसको पैसे बच के आएंगे, क्योंकि रेट ही इतना कम कर दिया है। तो ताखीर से इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि रेट इतना कम कर दिया है तो वो कॉम्पनसेशन के कोई पैसे खास बनेंगे ही नहीं। बिल्कुल। और इन नए कवानीन के बाद घरेलू सोलर लगवाने का रुझान कम हो सकता है, और इसका मुल्क की काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा? मेरा ख्याल है कुछ कुछ एक झटका आएगा, या आप समझ लें एक वेव आएगी जिसमें कमी आएगी। 3 से 6 महीने मुझे लगता है कि कमी होगी अब इंडस्ट्री में, ये लग रहा है, क्योंकि लोगों को चेंज थोड़ा करना पड़ेगा अपना जो थिंकिंग थी, जो पैटर्न था। जो पहले ज्यादा नेट मीटरिंग कनेक्शंस लग रहे थे अब वो ज्यादातर बैटरी वाले कनेक्शंस लगेंगे। तो लोगों को बैटरी ढूंढने में या बैटरी की राइट ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी बैटरी लगानी चाहिए, कितनी साइज की लगानी चाहिए, तो उसमें अपनी थिंकिंग थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। एक नई चीज़ है जो कि सीखनी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा जाए शायद, जिसकी वजह से कुछ एक वेव आएगी। और लेकिन ओवरऑल जब तक बिजली की कीमत महंगी रहती है ना तब तक सोलर लगता रहेगा, और बिजली की कीमत सस्ती होते हुए अभी नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो जिस तरह के इकदाम हमारी गवर्नमेंट ले रही है हम्म। उसमें कोई चीज नहीं नजर आ रही जिससे कि यानी बहुत ज्यादा तो आईपीपी से लड़ झगड़ के 1-2 रुपए कम करा लिए, इस तरह की चीजें हुई है, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा ऐसा कदम नहीं लिया गया है जिससे कलेक्शंस बेहतर हो रही हों या जिससे निज़ाम बेहतर हो रहा हो। तो अनफॉर्चुनेटली अभी अगले 6 महीने से साल 2 साल में तो मुझे कोई ऐसा स्टेप नहीं नजर आता जिसमें बिजली की कीमत में कोई खातिर खा कमी होगी, बल्कि उल्टा हो सकता है शायद इजाफा ही हो जाए। बस बैटरीज की जब कीमत तक ये बढ़ होगा जाएगी। तब तक सोलर तो लगता रहेगा। बैटरीज की मार्केट जो है ना वो बढ़ जाएगी अगर स्टोरेज पे लोग चले जाते हैं। ये शुरू में उसमें भी थोड़ा होगा, क्योंकि देखें इनिशियली ज़ाहिर है असल में इस किस्म की पॉलिसीज का एक और चीज होती है कि जो जिस तरह से गवर्नमेंट ने किया है ना और जो कि हमेशा करते हैं। अभी हम फ्राइडे को हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें फीडबैक ले रहे थे, मंडे मॉर्निंग अचानक से अनाउंस कर दिया कि आज सुबह से इम्प्लीमेंट हो गया है। फिर हमें एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि चाइना में इस तरह होता है, नेदरलैंड्स में इस तरह होता है, स्वीडन में इस तरह होता है। भाई स्वीडन में 2027 की जो पॉलिसी चेंज है ना वो ऑलरेडी अनाउंस की हुई है, यानी वो 2 साल पहले 18 महीने पहले बताते हैं। तो अगर आप इसको, मैं तो कहता हूँ 18 महीने भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के लिए, आप 6 महीने पहले भी बता देना तो लोग कम से कम, आप देखें जैसे बैटरीज की एक शॉर्टेज आ जाएगी क्योंकि लोग एकदम से बैटरीज की तरफ भागेंगे।
अगर आपने 6 महीने पहले बता दिया होता या एक डेट बता दी होती कि 1 जुलाई 2026 से जो है ये नया निज़ाम इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो कुछ रश आता एंड में, कुछ लोग ज़ाहिर है अपना सिस्टम जल्दी-जल्दी लगवाने की कोशिश करते, लेकिन साथ-साथ मार्केट में एक पैनिक नहीं फैलता। लोगों ने बैटरीज़ मंगवा ली होती, लोगों ने ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स ना मंगवाए होते, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो प्लानिंग से बेहतर तरीके से मैनेज की जा सकती हैं, उसका फुकदान है और थोड़ी-सी पैनिक क्रिएट होगी, 3-4 महीने लगेंगे मार्केट को स्टेबलाइज़ होने में जब तक कि नई शिपमेंट्स आना शुरू हो जाएँगी। फिर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्केट फिर से स्टेबलाइज़ हो जाएगी और बैटरीज़ पे फिर लोग आराम से जाएँगे। बहुत शुक्रिया चेयरमैन सोलर एसोसिएशन वकास मूसा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि नेपरा के इस फैसले ने साबित किया है कि मौजूदा हुकूमत के पास मुआशी चैलेंजेस का कोई हल मौजूद नहीं है। ख़ास करके पावर सेक्टर में आवाम इस हुकूमत की नालायकी, नाअहली का बोझ आखिर कब तक उठाएगी। इस तरह से मुल्क नहीं चलता। इसी नोट पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।